हेलो नमस्कार फ्रेंड। आज हम आपको महेश कुमार बनवाल का जो कि एनसीईआरटी सार जो कि इतिहास है, इतिहास का बुक है, उसके हर एक चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। जो कि आज आज अध्याय 1 का जो कि ऐतिहासिक स्रोत का है, जो कि अध्याय 1 से शुरू करते हैं, जो कि ऐतिहासिक स्रोत का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके आप देख रहे हैं, किसी किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास किसी समाज विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति तथा इन स्थितियों में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों को भी प्रस्तुत करता है, होने वाले स्थितियों को भी प्रस्तुत करता है। पुरातात्विक स्रोत के बारे में बताते हैं, जो कि किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए तथा उसके उचित विश्लेषण में पुरातात्विक साक्ष्यों व स्रोतों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, बर्तन आदि शामिल किए जाते हैं। अधिकांश पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन टीलों की खुदाई से प्राप्त किए जाते हैं। टीला जो कि धरती की सतह से उभरे हुए भाग को कहते हैं, जिसके नीचे पुरानी बस्तियों का अवशेष विद्यमान होते हैं। कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक। प्राचीन टीले अथवा स्मारकों के उत्खनन कर वहां से प्राप्त वस्तुओं और कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना और पुरातात्विक विज्ञान आर्कियोलॉजी कहलाता है या पुरातात्विक विज्ञान कहलाता है। पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खनन से ऐसे नगरों का पता चलता है जिनका स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व हुई थी। उत्खनन से हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के विषय में भी जानकारी मिलती है कि उस समय के लोग किस प्रकार की बस्तियों में रहते थे, उसकी सामाजिक संरचना कैसी थी, वे किस प्रकार के मृदभांड का उपयोग करते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन में किन किन अनाजों का उपभोग करते थे और किस प्रकार के औजार और हथियारों का प्रयोग करते थे, औजारों का प्रयोग करते थे। जैसे कि दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्तियों के शव के साथ औजार, हथियार और मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं कब्र में दफनाते थे तथा उनके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण या मेगालिथ कहते हैं। किसी प्राचीन वस्तु का विद्वान C14 में आई कमी को माप कर उसकी समय का निर्धारण किया जा सकता है। रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 या C14 कार्बन का रेडियो एक्टिविटी समस्थेनिक या आइसोटोप है, जो कि सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से पता चला है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में थी। पौधे के अवशेषों का परीक्षण कर
विशेषतः परागों के विश्लेषण द्वारा जलवायु वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी आयु की पहचान की जाती है तथा उनके पालतू होने एवं अनेक प्रकार के कार्यों में लाए जाने का पता लगाया जाता है। और जो कि दूसरा इसमें आपको सिक्के के बारे में बताते हैं, जो कि सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। मुद्राओं बनावट एवं उनके प्रयुक्त धातुओं की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में अधिकांश मोहरें धातुओं की बनाई जाती थी। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्क या हाथ सिक्के कहा जाता था। भारत में पुरातात्विक खुदाई से बड़ी संख्या में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के के साँचे मिले हैं। इनमें से अधिकांश साँचे कुषाण काल के अर्थात ईसा के आरंभिक 3 शताब्दियों से संबंधित हैं। भारत में मिले आरंभिक सिक्के पर प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, परंतु बाद में सिक्के पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां अंकित मिलती है। सिक्कों पर लेख और तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की थी। सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ किया था। सिक्कों का प्रयोग दान, दक्षिणा, खरीद बिक्री, वेतन, मजदूरी आदि के भुगतान में होता था। इसलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं, जो विशेषतः सीसा, प्रोटीन, तांबे, कांसे और चांदी और सोने से निर्मित है। गुप्त शासकों ने सर्वप्रथम अधिक सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किए। सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे। अभिलेख द्वारा जैसे कि अभिलेख सिक्के से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजकोई से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण और मित्र एवं नसत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं, जो कि अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों का प्राचीन तिथि का अध्ययन पूरा लिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी कहते हैं। अभिलेख मुहरे और प्रस्तर स्तंभ या स्तूप या चट्टानों या ताम्रपत्रों पर मिलते हैं तथा इसके अतिरिक्त मंदिर की दीवारों, ईंटों और मूर्तियों पर भी मिलते हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में तथा ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। अभिलेख में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगी तथा 4वीं-5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। जो कि आप देख सकते हैं किस तरह से प्राचीन इतिहास का स्रोत क्या हैं, किस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे कि
साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य, जिसमें आपको साहित्यिक और विदेशी यात्रा विवरण जो कि देख सकते हैं। साहित्यिक साक्ष्य में आपको धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, धार्मिक साहित्य में आपको ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपनिषद, अरणाइक, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत। और ब्राह्मणोत्तर साहित्य में बौद्ध और जैन में। और लैंगिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी और गल्प संहिता। अब विदेशी विवरण में आपको देखने को मिलेगा जो कि विदेशी विवरण में यूनानी रोमन लेखक और चीनी लेखक और अरबी लेखक। यूनानी रोमन लेखक में टेसियस, हेरोडोटस, सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान जो कि मेगास्थनीज, डायमेकस और डायनोसियस, टॉलमी और प्लिनी। और चीनी लेखक में आपको फायान, सुंगयून, हेंसान और इत्सिंग। अरबी लेखक में आपको सुलेमान और अल मसूदी और अल बरूनी। इस तरह के आपको देखने को मिलेगा जो कि आप इस तरह से देख सकते हैं। और पुरातात्विक साक्ष्य में आपको अभिलेख मिलेगा, मुद्राएं और स्मारक एवं भवन, मूर्तियां और चित्रकला के बारे में आपको जानने को मिलेगा। इससे आपको ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जानकारी मिलेगा जो कि प्राचीन इतिहास का ये सब स्रोत है, जो कि इसी से आपको प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि इस तरह से। और लिपियों के अभिलेख में प्रयुक्त लिपियां, जैसे कि ब्राह्मणी लिपि, जो कि अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। और खरोष्टी लिपि, जो कि अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, जो दाएं से बाएं लिखे जाते हैं। और यूनानी एवं अरमेइक लिपि, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। इस तरह से आप और आगे देख सकते हैं, जैसे कि मौर्य सम्राट जो कि मौर्य सम्राट अशोक ने मौर्य सम्राट अशोक के अनेक अभिलेख देश के विभिन्न भागों में मिले हैं, जिनसे उसके साम्राज्य की सीमा, धर्म और शासन नीति पर प्रकाश पड़ता है। उदयगिरी से प्राप्त हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से शक शासक रुद्रदामन और अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। प्रमुख अभिलेख व शासक। हाथी गुफा अभिलेख जो कि कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित था। एहोल अभिलेख जो कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था। नासिक अभिलेख जो कि गौतमी बलश्री से संबंधित था। जूनागढ़ अभिलेख जो कि रुद्र दामन से संबंधित था। प्रयाग स्तंभ जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित था। मंदसौर अभिलेख जो कि मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित था। ग्वालियर अभिलेख जो कि प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित था। देवपाड़ अभिलेख जो कि बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित था। और भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख जो कि स्कंद गुप्त से संबंधित था। नोट: भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है, जो कि इस तरह से क्वेश्चन देख सकते हैं किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से पूछता है, जो कि भारत का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है, तो आप इसको बता सकते हैं, जो कि हाथी गुफा अभिलेख में इसका सर्वप्रथम उल्लेख किया गया भारत का। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी जो कि आप
वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी जो कि नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजित राजाओं के साथ उनकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य और मौर्योत्तर या गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शंस इंडिकारम नामक ग्रंथमाला में संकलित कर प्रकाशित किया गया है। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर मिलते हैं। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये भावचित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं, जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता था। व्यक्तियों को और चित्रों को के रूप में व्यक्त किया जाता था। सबसे पुराने अभिलेख जो कि पढ़ा जा चुका है वो वे ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के अभिलेख हैं। इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप की सफलता मिली, जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में ऊंचे पद पर कार्यरत थे। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, जो कि आप पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख व उसके स्थान, जैसे कि महरौली स्तंभ जो कि महरौली दिल्ली में चंद्रगुप्त द्वितीय के से संबंधित है और समय गुप्तकालीन था। यह स्तंभ लेख मूलतः ब्यास नदी के समीप विष्णुपद पहाड़ी पर स्थित है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के पास है तथा तत्कालीन धातु विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय अभियान एवं उसके द्वारा सिंधु के 7 युद्धों के बाद बाल्टिको पर विजय की प्राप्ति करने के कारण है। प्रयाग प्रशस्ति जो कि प्रयाग इलाहाबाद समुद्रगुप्त से संबंधित है और गुप्तकालीन समय इसका गुप्तकालीन था। बौद्ध स्तंभ जो कि बहरहुत जो कि राजा वासुदेव से व्यक्ति से संबंधित है और शुंग काल से संबंधित है। मथुरा स्तंभ लेख जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है और गुप्तकालीन इसकी समय है। जैसे कि यह प्रथम गुप्त अभिलेख है, जो कि जैसे कि प्रथम गुप्त अभिलेख है मथुरा स्तंभ लेख, जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित है। इस स्तंभ लेख द्वारा जो कि वैष्णव धर्म गुप्त सम्राट की धार्मिक सहनशीलता पर प्रकाश पड़ता है तथा महेश्वर समुदाय के उदिताचार्य का वर्णन मिलता है। और गरुड़ स्तंभ जो कि बेशनगर विदिशा में स्थित है और भागभद्र के बारे में इसे वर्णित है और शुंग काल से संबंधित है। इसमें नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आत्म संयम, त्याग और सतर्कता जैसी नैतिक कार्य स्वर्ग का पक्ष प्रस्तुत किया गया है। एरन स्तंभ जो कि एरन मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित है और गुप्तकालीन अभिलेख है। यह स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी देती है। यह विदर्भी शैली में है। और सातवां अभिलेख स्तंभ लेख जो कि सातवां स्तंभ लेख जिसमें आपको एरन स्तंभ लेख जिसमें एरन मध्य प्रदेश में है, जो कि बुद्धगुप्त
बुधगुप्त से संबंधित है और गुप्तकालीन स्तंभ लेख है। इसमें यह स्तंभ लेख चतुर्भुजी भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण है तथा भगवान विष्णु की महिमा में महाराजा मातृ विष्णु एवं धन विष्णु द्वारा ध्वज स्तंभ के निर्माण का वर्णन प्रस्तुत करता है। इसमें सप्ताह के दिनों के नामों का प्रारंभिक प्रयोग किया गया है। भीतरी स्तंभ लेख जो कि भीतरी गाजीपुर में स्थित है और स्कंदगुप्त के बारे में वर्णित है और गुप्तकालीन स्तंभ गुप्तकाल से संबंधित है और इस स्तंभ लेख में हूनों के आक्रमण का उल्लेख एवं स्कंदगुप्त द्वारा विष्णु मूर्ति की स्थापना का उल्लेख मिलता है। बिहार स्तंभ लेख जो कि बिहार शरीफ में है जो कि स्कंदगुप्त से संबंधित है और गुप्तकालीन समय में इस स्तंभ लेख का गुप्तकालीन समय में स्तंभ लेख का लेखन किया गया था और इसमें स्कंदगुप्त और अश्वमेध यज्ञ करने तथा एक स्तूप के निर्माण करने का उल्लेख मिलता है। भीलसड़ स्तंभ लेख जो कि भीलसड़ एटा में स्थित है और कुमारगुप्त से संबंधित है और गुप्तकालीन लेख है। कुमारगुप्त के प्रथम लेख में गुप्त सम्राटों की वंशावली का विवरण है। इस स्तंभ लेख में कार्तिकेय मंदिर का उल्लेख मिलता है। एरन स्तंभ लेख जो कि एरन मध्य प्रदेश में है और भानुगुप्त से संबंधित है और गुप्तकालीन लेख है। इसमें से महान पराक्रमी गोपराज की रणभूमि में वीर गति प्राप्त होने एवं उनकी पत्नी के चिता पर सती होने के प्रथम उल्लेख मिलते हैं। और तालगुड़ा जो कि स्तंभ लेख जो कि शिमोगा मैसूर में है जो कि शांति बर्मन या मयूर बर्मन से संबंधित है और गुप्त काल लेख है। यह स्तंभ लेख दक्षिण में कदबों के इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इनमें कदब शासक मयूर शर्मन के पल्लवों से संघर्ष का उल्लेख मिलता है। साहित्यिक स्रोत में यद्यपि प्राचीन भारतीयों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में भी था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियां ईसा के 4वीं सदी के पहले की नहीं है तथा ये मध्य एशिया से प्राप्त हुई है। भारत में पांडुलिपियां भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखी मिलती है, परंतु मध्य एशिया में जहां भारत से प्राकृतिक भाषा फैल गई थी, ये पांडुलिपियां मेष चर्म और काष्ठ फलकों पर लिखी गई है। संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां मिली है, परंतु इनमें से अधिकतर दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई है। हिंदुओं का धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत और पुराण आदि सम्मिलित है। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग का मान सकते हैं, लेकिन अर्थवेद और यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथ और अरनाइकों और उपनिषदों को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जा सकता है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां हैं, परंतु बाद के साहित्यों में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड और जादू टोना और पौराणिक आख्यान हैं। उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ
समझ में आए, इसलिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों का रचना की गई थी। वेदांग वेदों का अर्थ समझने व सूक्तों की सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांगों की रचना की गई है। 6 वेदांग, एक में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी। जैसे कि शिक्षा में वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ है। कल्प वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करने हेतु विद्या व नियम कल्प सूत्र में मिलता है। व्याकरण, इनमें नामों और धातुओं की रचना एवं उपसर्ग और प्रत्ययों के प्रयोग हेतु नियम बनाए गए हैं। निरुक्त, जो कि शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम, भाषा और भाषाशास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यास्क ने निरुक्त की रचना की। छंद वैदिक साहित्य में गायत्री और त्रिष्टुप और जगती और बृहति का प्रयोग किया गया। ज्योतिषी जो कि इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्रसिद्ध आचार्य लगध मुनि थे। के प्राचीन लगध मुनि थे। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण पन्नी के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जो 450 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। पन्नी ने अपने समय में समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहन प्रकाश डाला। वेद, उपवेद एवं उसकी विशेषता। ऋग्वेद उपवेद उसका आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। यजुर्वेद धनुर्वेद इसका उपवेद है, युद्ध कला से संबंधित है। सामवेद गंधर्व वेद, जो कि कला एवं संगीत से संबंधित है। अर्थववेद, जो कि शिल्प वेद भवन निर्माण काल से संबंधित है। महाभारत जिसे व्यास की कीर्ति माना जाता है, संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास देता है। पहले इसमें केवल 8,800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता था, जिसका अर्थ है विजय संबंधित संग्रह ग्रंथ। कालांतर में इसके श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई तथा यह भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में इसे महाकाव्य में 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए हैं और तदनुसार इसे सहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। इससे तात्कालिक राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए। वर्तमान में इसमें 24,000 श्लोक हो गए हैं। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में प्रारंभ हुई। इसकी रचना महाभारत के बाद हुई प्रतीत होती है। राजाओं के द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान और 3 उच्च वर्णों के धनाढ़ पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान, सार्वजनिक ज्ञान यज्ञों की विधि विधान और स्रोत सूत्रों में दिए गए हैं। जात कर्म, जो कि जन्माष्ठान या नामकरण और उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान गृह सूत्रों में पाया जाता है। स्रोत सूत्र
और गृह सूत्र दोनों 6000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। 6000 ईसा पूर्व के आसपास के 600 से 300 ईसा पूर्व के आसपास हैं। और शुल्ब सूत्र में यजुर्वेद के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। जो ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से आरंभ होता है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। यह भाषा मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। इन ग्रंथों में हमें केवल बुद्ध के जीवन के बारे में ही नहीं बल्कि उनके समय में मगध, उत्तरी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शासकों के भी जानकारी मिलते हैं। ऐसा विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से अधिक पूर्व जन्म से गुजरे थे, जिनका वर्णन जातक कथाओं में है। और प्रत्येक जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित काल्पनिक लोक कथा है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई थी। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के लगभग बल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था। धर्मसूत्र और स्मृतियां, टीकाएं, इन तीनों में को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मसूत्रों का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है, यह 15 अधिकारणों या खंडों में विभक्त है। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र व अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। कालिदास के काव्य और नाटक लिखे जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध है। कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी हैं जो संगम साहित्य में संकलित हैं। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों का एकत्र होकर कवियों और भाटों के 3-4 सदियों में इस ग्रंथ का सृजन किया था। ऐसी साहित्य सभा को संगम कहते थे, इसलिए इस समय लिखे गए महत्वपूर्ण संपूर्ण साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गए। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से विशेषकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं। इसके अंतर्गत कई कवियों ने मुक्तकों का प्रबंध काव्यों की रचना की है, जिनमें बहुत से नायकों और वीर पुरुषों और नायिकाओं का गुनाओं हैं। संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं तोलकमपिया और शिल्पादिकारम और मणिमेखलोय। संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है। इनमें उल्लेखित कावेरीपट्टनम का समृद्धिपूर्ण अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्य से प्रमाणित हुआ है। ईसा के आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य हमारा एकमात्र स्रोत है। और आगे विदेशियों के विवरण के बारे में पढ़ते हैं, जो कि यूनानी यात्रियों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला करने वाले सिकंदर महान के समकालीन के रूप में सेंड्रोकोटस नाम से
सेंड्रोकोटन कोटक के नाम का उल्लेख मिलता है। यूनानी विवरणों में सेंड्रोकोटस या चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके राजरोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति थे। यह पहचान प्राचीन भारत के तिथि क्रम के लिए सुदृढ़ आधारशिला पर बन गई। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज की इंडिका उन उदाहरणों के रूप में सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द एथ्रियन सी और टॉलमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तक में प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जो कि 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के मध्य अज्ञात लेखकों ने लिखी, जिन्हें लाल सागर और फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत दिया है। टॉलेमी के ज्योग्राफी 150 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। प्लिनी के नेचुरल हिस्टोरिका ईसा की पहली सदी के है और यह लैटिन भाषा में है तथा यह हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी देती है। चीनी पर्यटकों में प्रमुख है फाहियान हेनसांग। ये दोनों बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने एवं बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। फाहियान यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। उसने फोयुकी की रचना की, जिससे गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है। कॉस्मोस इंडिका प्लेसेट यह यूरोपीय यात्री था जो 535 ईस्वी में भारत आया तथा क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें भारत श्रीलंका के व्यापारिक संबंधों का वर्णन है। हिनसांग युबान च्वांग हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आया और सियुकी की रचना की। हिनसांग के मित्र हीली ने हिनसांग की जीवनी लिखी थी। उसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म रीति रिवाज एवं समाज में आए परिवर्तनों का वर्णन किया है। इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी में भारत आया और नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। सुलेमान यह 9वीं शताब्दी में भारत आया और पाल और प्रतिहार शासकों के विषय में लिखा। अल मसूदी, जो कि 941 ईस्वी से 943 ईस्वी तक भारत में रहा, उसने राष्ट्रकूट शासकों का विषय में लिखा। अल बरूनी मोहम्मद गजनबी के समकालीन अल बरूनी ने तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद की रचना की। उसमें भारत के निवासियों के तात्कालिक दशा का वर्णन किया गया है। चीनी लेखकों का वर्णन फाहियान, जो कि बौद्ध भिक्षु बनके
399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा। इसकी रचना भारत का दशा का विवरण है। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की। इसने 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। इस पर राजनीतिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अपने वृत्तांत में वह किसी भी भारतीय सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं करता। उसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ और तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद या राजमहल को देव निर्मित बताया। शुंग यून जो कि 512 से 13 ईस्वी के समय में भारत में रहा और इसने बिहार और बंगाल के तात्कालिक राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक स्थितियों का उल्लेख किया है। हेनसांग जो कि 629 से 645 ईस्वी, शिवकी जो कि हेनसांग जो सम्राट जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आया। इसने 13 वर्ष में भ्रमण किया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक अध्ययन किया तथा कुछ समय हर्ष के दरबार में रहा। उसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। उसने दक्षिण भारत को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत की भ्रमण किया। यात्राओं का राजकुमार व शाक्य मुनि व नीति का पंडित के नाम से जाना जाता था। हेनसांग हुली जो कि 7वीं शताब्दी में हेनसांग की जीवनी लिखा था। इसने हेनसांग का मित्र था। इसने हेनसांग की जीवनी लिखी थी। इत्सिंगी जो कि 673 से 675 ईस्वी, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा इसने लिखी। चीनी बौद्ध यात्री जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा तथा इसके बारे में कहा जाता है कि त्रिपिटक की 400 प्राप्तियां अपने साथ ले गया। इसके वृत्तांत से भारतीय समाज की धार्मिक, आर्थिक दशाओं पर प्रकाश पड़ता एवं नालंदा व विक्रमशिला जैसी शिक्षण केंद्रों की शिक्षा प्रणाली व व्यवस्था का ज्ञान होता है। मातबेन लीन जो कि 7वीं शताब्दी में, इसने हर्षवर्धन के पूर्वी भारत पर आक्रमण के अभियान का वर्णन किया है। चाओ जू कुआ जो कि 1225 से 1254 ईस्वी में चूपाची की रचना की। इसने 13वीं शताब्दी में चीनी अरबी व्यापार का विवरण प्राप्त होता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के हम हर एक बुक का महेश कुमार का जितना भी बुक होते हैं, जितना भी एनसीईआरटी का बुक है, सब का हम चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें और बुक साथ में लेकर पढ़े तो आपको किसी भी एग्जाम को लेकर बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।